नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस की जो सीरीज हमने शुरू करी है, जिसमें ज़्यादातर आप लोगों की डिमांड यूनिट 1, 2 और 3 और 4 की थी। तो आज हम यूनिट 4 के जो है वो एमसीक्यू लेकर आए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव है कि मैं और आपके लिए बेहतर प्रयास कर सकूं। और मैं आपको ये भी मतलब आश्वस्त कर सकता हूं कि आप जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो मेरे इन क्वेश्चन से लेकर आपको कोई निराशा नहीं होगी। और आपके क्वेश्चंस वहां पे निश्चित रूप से आपको काफी हेल्प करेंगे। दूसरा, बस मैं एक बात आप सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि इस सीरीज में जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, एमसीक्यू में आप बहुत अच्छे से जानते हैं हर प्रश्न को कराना संभव नहीं होता। हजारों प्रश्न हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि हर एक प्रश्न का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। ठीक है, जो उसकी व्याख्या है वो जरूर देखिए। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अभी मैंने एमपीपीएससी प्री के एग्जाम के पहले एक टेस्ट जो है वो मतलब बनाया था एमसीक्यू के फॉर्म में। एमपी के करंट अफेयर्स का एक वीडियो बनाया था। उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पद्मश्री को। तो उसमें मैंने 1984 की भी बात बोली। ठीक है, उसके बाद जो है इस बार के पद्म, तो उसमें तो 3 क्वेश्चन आए। मतलब आप केवल उतना ही एक अंश अगर ढूंढ के देखेंगे तो 3 क्वेश्चन। पर वो सीधे नहीं था, वो डिस्क्रिप्शन में था। कोशिश करिए कि डिस्क्रिप्शन जो है वो इसके आप जरूर पूरे सुनिए, पूरे देखिए और घर पे जो है वो साथ में इसके नोट्स बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सीरीज है यूनिट 4 फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वन संरक्षण और उससे संबंधित नीतियों के बारे में। चलिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। पहले तो मैं बता दूं, ये प्रश्न जो है वो फॉरेस्ट फायर जो टॉपिक है आपका, उसमें वनों में लगने वाली आग, उससे रिलेट करके जो है वो क्वेश्चंस मैंने लिया है। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018, ये बिल्कुल सही है। इसको हिंदी में नहीं लिखा जा सकता। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमको इंग्लिश में ही पढ़ना ज्यादा बेहतर है। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम 2017, ये भी सही है। एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन अग्नि जियो पोर्टल 2016, ये गलत है। और एमओडीआईएस डाटा सिस्टम 2004, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर जो गलत है वो तीसरा वाला गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि ये जो पोर्टल है, एक सेकंड में आपको यहाँ साथ में ले लेते हैं अपन। ये जो एफएसआई वन अग्नि जो जियो पोर्टल है वो सरकार ने 2019 में इंट्रोड्यूस किया, ये ध्यान रखिए, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो गया, यानी 2016 की जगह आंसर होना था 2019। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, सरकार ने वनों में लगने वाली आग के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वनों की आग एक बहुत बड़ी जो है वो समस्या है और भारत में लगातार रही। 2021 में देखें तो अभी सबसे लेटेस्ट 2021 के जो आंकड़े थे वो उड़ीसा में थे, सिमलीपाल में। आप कभी कोई पूछेगा कि भाई 2021 में सबसे बड़ी जो आग थी मार्च और अप्रैल 2021 के बीच में कहाँ लगी थी, तो वो सिमलीपाल में लगी थी, है ना। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं सिमलीपाल। तो फिर उसके बाद सरकार को ये लगा कि अब एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो वनों में लगी आग को और बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सके। तब सरकार ने जो है वो एक और इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया, वो भी आप इसके साथ जो है वो याद रखिएगा। 2021 में ही एक स्पेशल मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट में लगी आग को मैनेज करने के लिए, जिसमें सिमलीपाल तो है, डोजोंग वैली भी है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ का बांधवगढ़ भी है इसमें, ये याद रखिएगा। मतलब 2021 में जो फॉरेस्ट फायर को मैनेज करने के लिए स्पेशल जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू हुआ, उसमें मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ को भी जो है वो शामिल किया गया। तो ये इस तरह से हो गया एफएसआई वन अग्नि जियो पोर्टल। एफएसआई का मतलब होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। वन अग्नि जियो पोर्टल है जिसके ऊपर इससे संबंधित जानकारी मिलती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, चूंकि नेशनल पार्क भी हैं तो नेशनल पार्क से संबंधित मैंने बहुत क्वेश्चंस नहीं लिए क्योंकि आसानी से आपको मिल जाते हैं। फिर भी मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें जरूर लिए हैं कि आपको समझ पड़े कि किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यानी एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ है उसका स्थापना वर्ष, किस साल जो है उसको स्थापित किया गया, ये जो है वो पूछा जा सकता है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 बिल्कुल सही। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 बिल्कुल सही। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बांधवगढ़ की स्थापना 1968 में हुई थी। और चौथा जो है वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो आंसर गलत हो गया वो कौन सा हो गया? बांधवगढ़। अब ये प्रश्न कैसे उलझाता है ये समझिएगा, कंफ्यूजन एग्जाम में ही होता है। बांधवगढ़ जो था 1993 में टाइगर रिजर्व बना,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ। राष्ट्रीय उद्यान वो बन गया था 1968 में। तो कई बार क्या होता है कि हम दोनों क्वेश्चनों में क्लैश हो जाते हैं, हमको लगता है 93 भी पढ़ रखा था हमने ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चनों का करना कुछ नहीं है आपको। जितने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं उनको दो नजरिए से आप पढ़िए, दो नहीं तीन नजरिए से आपको उनको पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है कि भैया वो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का है वो कब सेंचुरी बना यहाँ पर, मतलब कभी ना कभी जो है वो उसको सेंचुरी के रूप में, अभ्यारण्य के रूप में जो है वो दर्जा मिला। दूसरा कि वो कब नेशनल पार्क बना, और तीसरा कि वो कब टाइगर रिजर्व में जो है वो जुड़ा। ये तीन चीजें अगर आपने एक साथ हर एक नेशनल पार्क के लिए लिख ली तो मैं समझता हूं कि आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं एक सिंपल से वे में समझाता हूँ कि कान्हा किस लिए, ठीक है, जिससे याद रखेगा। आप कान्हा को एज ए अगर कहा जाए सेंचुरी यानी अभ्यारण्य का दर्जा तो मिल गया था 1933 में, तब वो सेंचुरी बन चुका था। देश स्वतंत्र हुआ तो फिर जो है वो 1955 में उसको जो है वो दर्जा मिला किसका, नेशनल पार्क का यहाँ पर। फिर 1955 के बाद जब भारत में टाइगर रिजर्व शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बना 1974 में। इस तरह से जो है वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लिंक कर सकते हैं। यानी 93, 1955, 74, ये चारों चीजें जो है वो आपस में क्या हो सकती हैं, लिंक हो सकती हैं या जुड़ सकती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझ पड़ गया होगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व बना 1993 में, 1968 में एज ए नेशनल पार्क उसको आइडेंटिटी मिल चुकी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में, यानी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है। पहला, 1986 में नीलगिरी को भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था। क्षेत्रफल के अनुसार कच्छ का रण क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र, ये भी बिल्कुल सही है। वो अपने आप में आपको मालूम होगा कि भारत में वाइल्ड एश यानी जंगली गधे केवल कच्छ के ही रण क्षेत्र पे पाए जाते हैं और जो है वो कहीं नहीं पाए जाते, याद रखिएगा ना। और क्षेत्रफल के अनुसार जैसे अगर भारत के एक तरफ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सब बायोस्फीयर रिजर्व को एक तरफ रख लो और रण ऑफ कच्छ को एक तरफ रखो, ऐसी हालत है। 12,000 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है रण ऑफ कच्छ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पूरी तरीके से वाइल्ड एस के लिए फेमस है, ये भी याद रखिएगा। बड़ा अच्छा अनोखा क्वेश्चन है कि वाइल्ड एस यानी जंगली गधा जिसको बोलते हैं, वाइल्ड एस। यूं तो गधे अच्छे नहीं लगते लेकिन जंगली गधा जो है वो बहुत फेमस है, इंडियन वाइल्ड एस बोलते हैं, वो नमक अमक भी खाता है वहां का वो, ठीक है। तीसरा, भारत में जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 12 है, ये गलत है। मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर तो अपने पास 3। अब आप कहोगे ये तो मुझे पता था कि जो है वो जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 12 नहीं है, जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या जो है वो 18 है। गड़बड़ी कहाँ होती है, देखिए एक है बायोस्फीयर रिजर्व है ना, यानी यहां पर लिख लेते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र, यहां लिख दिया आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व इंग्लिश में। दूसरा है MAB में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में 12 है टोटल, और जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 18। तो ये आंसर क्या होना था, 18 होना था। अब वहां गड़बड़ यही हो जाती है कि अपन ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व अगर 12 पढ़ रखे हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वो 12 है कि ये 12 है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय चीज जो है वो कमी होगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बायोस्फीयर, ठीक है। और इन 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों में हमारे पास है 3, है ना। एक है पचमढ़ी, एक है अमरकंटक जिसको अपन अचान कमार के नाम से जानते हैं, और एक है पन्ना। यानी पचमढ़ी, अमरकंटक यानी अचान कमार और पन्ना। और MAB जो 12 है उसमें भी 3 हमारे MAB है, ठीक है। यानी पचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना जो है वो वहां भी है। बस अंतर ये है, वो आप याद रखिएगा कि जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है वो MAB में जो है वो अभी शामिल हुआ, ठीक है। पन्ना जो है वो MAB में अभी आया है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है वो हेल्दी हो गया कि भारत में जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। MAB में कितने हो गए, 3 हो गए। सबसे बड़ा जो है वो कौन सा हो गया, रण ऑफ कच्छ हो गया। नीलगिरी पहला था। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में पहला जो शामिल हुआ वो भी नीलगिरी है, ये ध्यान रखिए ना। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में पहला जो था वो भी नीलगिरी ही शामिल हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। यानी हर एक जैव आरक्षित क्षेत्र किसी राज्य या राज्यों के समूह से जुड़ा हुआ है। जैसे नीलगिरी की बात करते हैं, है ना, तो नीलगिरी 3 राज्यों में फैला हुआ, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में भी है, केरला में भी है। मूल क्षेत्र उसका वेस्टर्न घाट है। ऐसे ही हर बायोस्फीयर रिजर्व का कोई ना कोई राज्य से सरोकार है। तो पहला है डिब्रू
सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव आरक्षित क्षेत्र असम, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वो है नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र मिजोरम, ये बिल्कुल गलत है। शेषाचलम जैव आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, ये सही है, ये तो सुना ही होगा अभी पुष्पा मूवी में चंदन की तस्करी। शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या हो गया, हमारा गलत हो गया यहाँ पर अगर कहा जाए नोकरेक वाला, ये ध्यान रखिएगा। क्यों गलत हो गया कि नोकरेक जो है वो मिजोरम में नहीं है, नोकरेक जो है वो कहाँ पड़ता है, मेघालय में, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई पूछेगा कि कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। और मेघालय में जो है वो जो वेस्टर्न गारो हिल्स है, पश्चिमी गारो हिल्स, उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट गारो हिल्स, उनमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, वहां के क्षेत्र में जो है विस्तृत है। और ये एक ऐसी चीज के लिए भारत में फेमस है जो अपने आप में मतलब कह सकते हैं कि भारत की आइडेंटिटी है, वो है रेड पांडा, लाल कलर का। आप कोई फोटो देखिए, इतना क्यूट सा एनिमल होता है, और प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारा बांस ही खाता है पांडा, तो उसके इकोलॉजिकल सिस्टम पूरा बर्बाद हो गया है ना। अब बांस के जो जैसे कहा जाए कि वन क्षेत्र में कमी आ गई, तो उसके कारण पांडा जो है वो रेड पांडा धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब तो उनकी संख्या ना के बराबर ही बची है। तो ये रेड पांडा यहाँ पर पाया जाता है। बाकी शेषाचलम जो है वो जैव आरक्षित क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, या शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र, ये भी सही है। तो ऐसे अपने को याद रखना, ध्यान से समझिए। जैव आरक्षित क्षेत्र में ऐसे जैव आरक्षित क्षेत्रों के नाम जरूर याद रखिए जो थोड़ा यूनिक हो। जैसे सपोज मान के चलो आपको सिमलीपाल है, तो अपने को मालूम है सिमलीपाल उड़ीसा में, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसा पड़ा रहता है। सुंदरवन तो पड़ा हुआ है कि भैया सुंदरवन जो है वो वेस्ट बंगाल में ही होगा, कहीं होगा नहीं। रण ऑफ कच्छ, कच्छ दिमाग चल गया कि यार गुजरात में कच्छ होगा। ये वो जगहें होती हैं जो हमको पता होती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हमको पता नहीं होती, जैसे शेषाचलम है ना। तो शेषाचलम में कंफ्यूजन हो जाता है कि आंध्रा में है कि केरला में है कि तमिलनाडु में है, वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे दिहांग दिवांग, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ है। तो दिहांग दिवांग बड़ा फेमस जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है आपके अरुणाचल प्रदेश में, बहुत फेमस है ना, बहुत ही ज्यादा फेमस है दिहांग दिवांग। तो ये ऐसे आप याद रखिए। मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से जितने नाम मैंने बोले, इन्हीं में से कोई एग्जाम में आपको जो है वो आ जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व और अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए तो बहुत ज्यादा फेमस है ये। अगला क्वेश्चन ये है कि वनों में लगी आग के कारण चर्चा में रही ब्लैक सैटरडे बुश फायर की घटना किस देश से संबंधित है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब मैंने क्यों लिया ये समझ लीजिए। ये सब हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया की पहली ऐसी घटना थी कि जहां बुश फायर के कारण जो है वो 150 से ज्यादा लोगों की जलने से जो है वो मौत हो गई थी। एक्चुअल क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जो विक्टोरिया नाम की जो जगह पड़ती है ना, आपको मालूम होगा विक्टोरिया के आसपास का क्षेत्र, मरुस्थली भी है यहाँ पर। तो विक्टोरिया के आसपास वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर जो है वो 2009 में ये आग जो है वो लगी, और उस आग के कारण लगभग 170 से ज्यादा लोग जो है वो उसमें झुलस कर जो है वो मर गए। इसके कारण ये दुनिया भर में चर्चा में रही। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन फोर्स भी बनाई, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन पार्टी भी बनाई, बहुत सारे काम किए। ये पुराना एमपीपीएससी का किसी ने पेपर देखा हो तो उसमें वो ग्रीन पार्टी के बारे में भी आया था कि किस देश ने ग्रीन पार्टी बनाई थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया था उस समय। ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और फॉरेस्ट फायर ऐसा नहीं कि तभी चर्चा में रही, आज भी फॉरेस्ट फायर उसी तरह से चर्चा में है। अभी आपको याद होगा अमेरिका के पैराडाइज जो है वो, कैलिफोर्निया के पैराडाइज जंगल जल गए। प्लस अभी 2019-20 में आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेस्ट फायर हुई, उसमें कितने करोड़ों जानवर वहां के जल के खत्म हो गए। तो आगजनी जो है वो क्लाइमेट के लिए तो नुकसानदायक है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी खत्म कर रही है। तो अभी कोई पूछे कि भारत में कहाँ है, तो भारत में देखिए सबसे खतरनाक जो है वो 2020, दो याद रखिए फॉरेस्ट फायर भारत में। 2020 का जो है वो भारत में इंसिडेंट याद रखिए, उत्तराखंड सबसे खराब जो आग लगी वो कहाँ लगी, उत्तराखंड। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ये याद ही रखिएगा, उत्तराखंड 2020 में, है ना। कोई पूछेगा कि भाई कहाँ हुई। और 2021 में अभी थोड़ी देर पहले बताया था उड़ीसा का सिमलीपाल। ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा, हो सकता है कि इस बार आपको सीधे ही पूछ ले। और ये प्रश्न पूछेगा कैसे ये भी समझ लीजिए। उत्तराखंड की जो आग, मतलब जैसे अगर कहा जाए कि भाई जो उत्तराखंड में जो आग लगी थी वो कब लगी थी, है ना, तो वो मई 2020 में उत्तराखंड में जो है वो लगी। एक बड़ा जो है जैसे कहते हैं कि फॉरेस्ट कवर एरिया, स्पेशली कहा जाए कि जो पौड़ी गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है वहां के जंगलों में आग ये लगी थी। और सेम जो है सिमलीपाल, तो सिमलीपाल तो आपको मालूम है कि वो एक टाइगर रिजर्व भी है। तो सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उस सिमलीपाल के आसपास के क्षेत्र में आग लगी। और ये आग इतनी ज्यादा फैल गई थी कि वो सिमलीपाल से लगा हुआ एक टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसको सतकोशिया कहते हैं,
वहां तक पहुंच गई, और फिर लगा कि ऐसा ना हो कि जो सतकोशिया के जो है वो जंगल में पहुंचकर वहां की पूरी बायोडाइवर्सिटी को जो है वो खत्म कर दे। तो फिर प्रयास हुए, तो उसका रिजल्ट आया। तो इस तरह से इंडिया में तो कम से कम आप ये दो याद रखिएगा, उत्तराखंड 2020 और सिमलीपाल उड़ीसा 2021 ये है। और ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड जो है वो मैंने आपको जो बताई अभी कि एक अमेरिका का कैलिफोर्निया का पैराडाइज जो है वो फॉरेस्ट का नाम आप रट लीजिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो किस रूप में आएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन पूछा जाएगा, उसमें कोई दो राय की जो है वो बात नहीं। और ऑस्ट्रेलिया वाला जो है वो और अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो कोई जो है वो प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी हेल्दी क्वेश्चन था, मतलब इससे जो लिंक करी हमने क्वेश्चंस की वो जरूर सुनिए। अगला है अर्थ कार्बन पूल में सबसे अधिक योगदान है, ये भी आपके सिलेबस में। कार्बन पूल, कार्बन पूल का बेसिक मतलब क्या है भाई, हमारी पृथ्वी कहाँ कार्बन को सबसे ज्यादा स्टोर करेगा। ये तो मालूम है कि सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो आपकी सॉइल के पास ही है ना, ये हमेशा ध्यान रखिए, कार्बन को सबसे ज्यादा मिट्टी ही अवशोषित करके रखेगी। तो पहले तो इस प्रश्न को देख ले कि अर्थ के कार्बन पूल में सबसे अधिक योगदान किसका है। फर्स्ट इज ओशन, सेकंड इज स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोलॉजिकल सिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजिकल सिस्टम। थर्ड वन इज एटमोस्फियर, और फोर्थ इज रेन फॉरेस्ट। इंग्लिश में मैंने बता दिया ना, ओशंस, टेरेस्ट्रियल जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम्स, एटमोस्फियर, और वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट। तो आंसर तो इसका है महासागर, है ना, ओशंस। एक्चुअल समझिए हमारी ये पृथ्वी, इसको अपन थोड़ा सा जल्दी से एक डायग्राम बनाते हैं इसका ऐसे। सपोज ये हमारी पृथ्वी है ना, यहाँ पर इस तरह से। अब हमारी पृथ्वी के पास जो कार्बन स्टोर है, कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन पूल, वो कार्बन पूल सबसे ज्यादा तो कहां पर है, वो सबसे ज्यादा है सॉइल के पास, सॉइल है ना, मिट्टी के पास, यानी भूपर्पटी। लिथोस्फीयर आप लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, लिथोस्फीयर के पास सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर आता है दूसरे नंबर पे, यानी ये नंबर वन, फिर दूसरे नंबर पे आता है महासागर। फिर उसके बाद जो इकोलॉजिकल सिस्टम में जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो तीसरे नंबर पे आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन पूल का टेक्निकली सबसे बड़ा जो स्टोरेज है वो सॉइल एंड लिथोस्फीयर है। चूंकि ऑप्शन में वो नहीं दिया हुआ है, वो ज्यादातर नहीं देता, क्योंकि वो बच्चे को उनको लगता है कि समझ जाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि सॉइल सबसे ज्यादा कार्बन पूल या कार्बन सिंक करती है ना, कार्बन को अवशोषित करके मिट्टी ही सबसे ज्यादा रखती है। तो अगर वो ऑप्शन ना हो और ये चार हो तो आंसर क्या हो गया, महासागर। और बाकी ओवरऑल मैंने इसको समझा ही दिया कि कैसे जो है वो सिंक करेगी। और ये तो खैर सबको ही मालूम है यार कि मिट्टी की उर्वरकता उसके ऑर्गेनिक मैन्योर के ऊपर यानी कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर होती है। कार्बनिक का मतलब ही है कार्बन, तो फिर क्या बचा, गोबर की खाद डाल लो या कुछ और डाल दो, सब में कार्बनिक बात वर्ड आ रहा है। तो जब कार्बनिक शब्द ही आ गया तो फिर मेरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कि क्या जो है वो इसका आंसर जो है वो होना चाहिए। तो भूपर्पटी जो मैंने बताया वो आपको याद रखना है पहला, ठीक है। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है अर्थ कार्बन पूल का निर्धारण निम्न में से किस एक इकाई में किया जाता है, यानी जो कार्बन पूल का रिकॉर्ड है भाई कितना किसके पास है। जैसे अभी हमने बात करी ना कि सबसे ज्यादा कार्बन पूल जो है वो भूपर्पटी के पास है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ओशंस और बाकी चीजें। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन पूल का जो निर्धारण होता है वो गीगा टन में होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। चार आपको दिख रहा है, एक आ रहा है मैट्रिक टन, एक आ रहा है पार्ट पर मिलियन, एक आ रहा है टन्स ऑफ CO2। तो मैट्रिक टन में तो होता है, हमेशा याद रखिएगा, टन में निकालते हैं कार्बन फुटप्रिंट को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गीगा टन जो है वो उसमें निकलता है कार्बन पूल। तो ये याद रख लीजिएगा, कभी कोई पूछेगा कि भाई कार्बन पूल की जो यूनिट है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं कि कार्बन पूल की जो यूनिट है वो गीगा टन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी यूनिट्स जो है वो पूछी जा सकती हैं, और चूंकि सीधा सिलेबस में टॉपिक है कार्बन पूल तो ये लिंक भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला है संकटापन्न प्रजातियों के लिए कार्य करने वाली संस्था IUCN के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहले तो देखिए, ऐसी प्रजातियां जो बहुत ज्यादा संकट में हैं उनको हम आम भाषा में एंडेंजर्ड जो है वो जो स्पीसीज के नाम से जो जानते हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर सबसे बड़ी जो संस्था इस समय काम कर रही है उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको सरल शब्दों में IUCN बोलते हैं। तो वो पूछ रहा है IUCN के बारे में क्या बातें। तो पहला, जैसे उसने कहा IUCN के द्वारा
एंडेंजर्ड स्पीसीज पर रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता, बिल्कुल सही। हर साल ये बुक जो पब्लिश होती है तो इसमें पता चलता है कि कौन सी प्रजाति अब संकटग्रस्त है या नहीं। एक्चुअल प्रजातियों को ये 7 तरह से क्लासिफाई करती है और उन 7 तरह की क्लासिफिकेशन में ये बताती है कि भाई अब ये प्रजाति जो है वो संकट में आ चुकी है या संकटग्रस्त प्रजाति हो चुकी है। दूसरा, IUCN एक एनजीओ है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, ये भी बिल्कुल सही है। ये एनजीओ है, ये ध्यान रखिएगा, कोई सरकारी एजेंसी नहीं है। कोई पूछेगा कि भाई ये क्या सरकारी एजेंसी है, तो आंसर इज नो, ये सरकारी एजेंसी नहीं है। जब जूलियन हेलेक्सी ने इसको बनाया था, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, जूलियन हेलेक्सी, इन्होंने बनाया था तो यही सोच के इसका की स्थापना करी कि यार कम से कम जो है वो दुनिया भर में जो मतलब पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, उनकी प्रजातियों का हम संरक्षण जो है वो कैसे करेंगे। तो उन्होंने 2 संस्थाओं के ऊपर काम किया, एक IUCN के ऊपर काम किया और दूसरा जो है वो WWW यानी यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके ऊपर काम किया। 2 आप जो है वो याद रखिए कभी एग्जाम के हिसाब से। तीसरा, IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की गई, ये भी बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा। और चौथा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर IUCN के अधीन आने वाली एक संस्था है, ये गलत है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है। ठीक है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है, ये भी याद रखिएगा। तो वर्ल्ड, जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हैं, WWW, देखा होगा एक पांडा का फोटो कभी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर में, बीच में एक पांडा है सफेद और काला, जो पांडे का फोटो आता है वो वाला, वो अपने आप में वो भी एनजीओ है, ये भी मैं बता दूंगा ना। ज्यादातर ऐसे काम एनजीओ करती हैं, सरकारें पता नहीं क्यों इसमें इनिशिएटिव आगे नहीं ले पा रही, वो भी एक एनजीओ है, लेकिन वो एनजीओ इसके अधीन नहीं है, वो अपने आप में सेपरेट एनजीओ, वो अलग से अलग काम कर रहा है, ये अलग से अलग काम कर रही है। तो इस हिसाब से जो है वो ये आंसर जो है वो अपने को याद रखना है। इसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक पूछा जा सकता है, IUCN का फुल फॉर्म जो है वो अभी मैंने आपको बताया, वो भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये भी पूछा जा सकता है। स्थापना कहाँ हुई ये पूछा जा सकता है, ग्लैंड में, ठीक है, उसका मुख्यालय ये पूछा जा सकता है, ठीक है, किसने स्थापित किया ये पूछा जा सकता है, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये एक याद रखना। चलिए अगले के ऊपर बढ़ते हैं, तो ये अब याद रहेगा आपको, मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है। अगला है USDR मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल। ठीक है, तो हम लोग तो क्या करते हैं, आंसर इसका है इंसेप्टिसोल, है ना। एक्चुअल क्या होता है कि हम लोग मृदा को कैसे क्लासिफाई करते हैं, हम लोग मृदा को क्लासिफाई करते हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ऐसे। तो टेक्निकली अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हिसाब से देखें तो भारत के पास सबसे ज्यादा मिट्टी जो है वो है जलोढ़, भारत में, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर हम ग्लोबलाइज लेवल पर बात करें तो सबसे ज्यादा मिट्टी कहलाती है इंसेप्टिसोल, जो कि 39.74% है, ये ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर 28% जो है वो आती है लगभग क्या, एंटीसोल। फिर उसके बाद एल्फीसोल आती है लगभग 13.5%। फिर उसके बाद आती है वर्टिसोल 8.5%। अब इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल क्या है, इसके लिए मैं ये नहीं कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, बहुत पहले, हालांकि देखते ही नहीं लोग, मुझे लगता है कि मेरे वीडियो तक पता नहीं क्यों शायद उन्हीं बच्चों की अप्रोच हो पाती जो मेरी बातों को समझ पाते हैं। एक बहुत पहले मैंने MPPSC मेंस के लिए एक पहला वीडियो बनाया था सॉइल नाम से, तो कभी आप देखिए, उसमें मैंने क्लासिफिकेशन बताया है, इंसेप्टिसोल क्या होती है, एंटीसोल क्या होती है, एल्फीसोल क्या होती है, वर्टिसोल क्या होती है। और अभी इस बार CDS में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी जो CDS का एग्जाम हुआ था, है ना। तो ये आपको पूछा जा सकता है और परसेंट वाइज भी हो सकता है कि पूछ ले, तो इसलिए मैंने जो है वो इसको रखा, क्योंकि सॉइल और सॉइल कंजर्वेशन आपका जो है वो एक टॉपिक है, तो ये एक हेल्दी क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमको कहता है निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण के लिए कौन सी पद्धति नहीं अपनाई जाती। पहले तो यह है कि आपको सॉइल कंजर्वेशन टॉपिक है, इसलिए हमने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो इसको रखा। फर्स्ट इज मिश्रित खेती और शाष्यवर्धन, ठीक है, यहाँ पर यानी मिक्स्ड फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन, बहुत अच्छा है, जरूरी है। समुच्चरेखीय या सीढ़ीदार कंटूर जो है वो फार्मिंग जो है वो बहुत जरूरी है, इसमें सीढ़ी नुमा खेत जो है बनाए जाते हैं। रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री, ये भी बहुत जरूरी है, नियमित वानिकी अगर हम करें तो उससे सॉइल कंजर्वेशन होता है, ये ध्यान रखिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इससे नहीं होता, ये तो वैसे आपसे बन ही गया होगा, ठीक है।
ये सभी लोगों से बन गया होगा कि ये वाला जो है वो क्या है, गलत है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो सॉइल की जो अगर कहा जाए कंजर्वेशन के लिए दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जो झूमिंग होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसमें हम क्या करते हैं, वो बहुत खतरनाक तरीका होता है, पेड़ों को काटने से भी ज्यादा। एक्चुअल शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी समझ लीजिए, बहुत कम लोगों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो है वो बारे में अधूरी जानकारी होती है। खाली पेड़ नहीं काटते, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं, उसकी रूट के आसपास एक गड्ढा कर देते हैं। जैसे सपोज मान के चलो ये पेड़ है ना, यहाँ से काट लिया और इसकी रूट के आसपास एक बड़ा गड्ढा कर दिया और ये पूरी लकड़ी इसमें डाल दी, आग लगा दी, और रूट सही थी, साफ हो जाता है पूरा पेड़। भविष्य में उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा वहां। और फिर जब वो, अब चूंकि उस क्षेत्र की फर्टिलिटी तो होती नहीं है, मिट्टी की उर्वरकता तो ज्यादा होती नहीं, 4-6 साल चलती है वो मिट्टी, फिर उसमें उत्पादन नहीं होना शुरू हो जाता है। जब उत्पादन नहीं होता तो लोग वहां से छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ट्राइबल बेल्ट्स में ये बहुत होता था, अभी भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह देखा जाता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, बेगा ट्राइब्स में, ठीक है, भील ट्राइब्स में भी देखा जाता है, तो आपने सुना होगा, ठीक है, दहाइया, पोंडू, बेबार, ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, नियमित वानिकी से क्या होगा, तो सॉइल कंजर्वेशन होता है नियमित वानिकी से, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी सबसे अधिक अवनाली का अपरदन करती है, तो ये बताने की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट एमपीपीएससी में सभी लोगों ने पढ़ा है, तो हेल्दी क्वेश्चन तो बहुत नहीं कह सकते, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो अपरदन जो है यानी इरोजन कई प्रकार से होता है, ठीक है। जब पानी से या नदियों से अपरदन होता है तो उसमें एक गुली इरोजन या अवनाली का अपरदन बहुत होता है, और हमारे यहाँ अवनाली का अपरदन की समस्या बहुत ज्यादा है, खासकर चंबल में। और वो जो अपनाली का अपरदन करती है उसी को हमने अगले क्वेश्चन में लिया। ये क्वेश्चन शायद आपको एमपीपीएससी में जो है वो पूछा जाए, मुझे लगता है कि हेल्दी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। देश में लगभग कितने, एक सेकंड इसकी बात कर रहे हैं, हाँ। अगला प्रश्न जो है वो है, देश में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि हर वर्ष मृदा अपरदन के कारण बीहड़, ठीक है, यानी रेविन्स में तब्दील हो जाती है? 2000 हेक्टेयर, 8000 हेक्टेयर, 20,000 हेक्टेयर, 45,000 हेक्टेयर, 8,000। अब आपको ये कहां से क्वेश्चन लाए? एक्चुअली एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2022-23 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक टॉपिक है सॉइल, ठीक है, 11th क्लास में। तो उसको जब मैं पढ़ रहा था, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसे कंटेंट ढूंढने की कोशिश करता हूं जो ऑथेंटिक हो और एग्जाम जिनसे पंच हो जाए। तो उसमें ये दो क्वेश्चन मुझे मिले, इसके जस्ट नीचे एक और लिया है मैंने उसी से। उसमें बताया गया है कि भाई जो है वो 8,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो लगातार बीहड़ में तब्दील हो रहा है। बीहड़ तो देखा होगा, ना देखा हो तो कोई एक आध फिल्म का सीन देख लेना, है ना, जैसे अभी वो सोन चिड़ैया का कोई वीडियो देख लेना, तो उसमें बीहड़ समझ पड़ जाएंगे, या बीहड़ तो कहीं भी आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है, लगातार बीहड़ 8,000 हेक्टेयर बहुत बड़ी जो है वो अगर कहा जाए जगह होती है। तो लास्ट एक मैंने वीडियो बनाया था करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल मतलब सीमांत किसान, ये वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम जमीन होती है। तो 8,000 किसानों की जितनी जमीन है उतनी जमीन हर साल हमारी बीहड़ में तब्दील हो रही है। आप सोचिए, 8,000 किसानों के पास, मार्जिनल फार्मर्स के पास जितनी जमीन है वो 8,000 किसानों की जमीन केवल और केवल बीहड़ में तब्दील। इस नजरिए से हम इसको पढ़े तो समझ पड़ता है। अगला है, यदि हम मृदा अपरदन, एक सेकेंड थोड़ा नीचे कर दें इसको, यदि हम मृदा अपरदन को रोक कर मृदा संरक्षण करना है, यदि हमें मृदा अपरदन को रोककर मृदा संरक्षण करना है तो कितनी ढाल प्रवणता यानी स्लोप ग्रेडियंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये जमीन है, पहले तो प्रश्न कर लेते हैं पूरा, कितनी ढाल प्रवणता वाली भूमियों को कृषि हेतु उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए? 2 से 5%, 5 से 10%, 15 से 25%, 30 से 50%। आंसर है 15 से 25%। जैसे ये सपोज जमीन है, अब इसमें ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं स्लोप ग्रेडियंट, है ना। अब स्लोप ग्रेडियंट होगा तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हम कृषि कार्य में उपयोग में लाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, तेजी से अपरदन होगा। अगर हम इसमें पेड़ वगैरह लगा दें, वृक्षारोपण कर दें, तो वो अपरदन की समस्या कम हो जाएगी। और अगर हम कृषि करना चाहते हैं तो हम उसमें सीढ़ी नुमा खेती करें, है ना। कैसी खेती करें? सीढ़ी नुमा। जैसे कोई पूछे कि भाई बीहड़ की समस्या को दूर करना है तो कैसे करें, तो सीढ़ी नुमा खेती से उसको बीहड़ की समस्या को कम किया जा सकता है। तो सरकार का यह मानना है कि अगर कहीं स्लोप जो है वो 15 से 25% तक जो है स्लोप ग्रेडियंट है,
तो वहां जमीन को खेती के लिए उपयोग ना करें, नहीं तो उससे मृदा अपरदन बहुत होगा, सॉइल इरोजन, और उससे मृदा संरक्षण नहीं हो सकता, मृदा का तो जो है नाश हो जाएगा। तो मृदा संरक्षण करना है तो उसको काय में कर दें, उसको जो है वो कृषि से हटाकर जो है प्लांटेशन में यहाँ पर या सेल्वी कल्चर के अंदर उसको ले आया जाए, प्लांटेशन सरकार जो है वो करे, तो एक फायदा उससे जो है वो मिल सकता है। ये हेल्दी क्वेश्चन है। अगले पर आ जाते हैं। अगला है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा रेड प्लस कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? बहुत बहुत ज्यादा आईएमपी है, 2003, 2008, 2012, 2021, ये ध्यान रखिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेड जो है, ये प्लस स्कीम जो है वो है क्या यहाँ पर ना, ये रेड प्लस जो कहानी है वो क्या है। देखो ऐसा है, सपोज मान के चलिए दो तरह के दुनिया में देश है, एक है अमीर देश, एक है गरीब देश। अभी ग्लासगो में जो COP26 की समिट हुई थी, उसमें ये बात साफ निकल कर आई कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड कंट्री का है ना, विकासशील देशों का उसमें ना के बराबर योगदान है, और हमारा भी ना के बराबर योगदान है। अब जो विकसित देश होते हैं वो अपने, अगर कहा जाए कि जो एमिशंस हैं या जो उत्सर्जन कर रहे हैं, जैसे सपोज जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, वो तो कम नहीं कर सकते। जब वो कम नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? तो क्या करने लगे, गरीब देशों को फंड सैंक्शन करने लगे कि भैया आप अपने लिए जो है वो प्रयास करो, हम जो है वो आपको फंडिंग कर देंगे। जैसे आज ऐसे समझो कि एक करोड़पति आदमी, उससे कहो आप एसी मत चलाओ, तो क्या वो मानेगा? नहीं, वो तो एसी चलाएगा। तो उससे कहोगे एक काम करो भाई, तुम 1 यूनिट एसी चलाओगे तो तुम 5 पौधे जो है वो किसी गरीब को दोगे, तो प्लांटेशन करेगा। उसको इससे ज्यादा खुशी होगी, ठीक है मैं तो 10 दे दूंगा साहब, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं। तो ऐसे ही जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई रेड प्लस। तो रेड प्लस का मतलब था रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये रेड प्लस का मतलब याद रखिएगा ना, लिख दूं मैं, reducing emission from deforestation, deforestation and forest degradation। ठीक है, ये होता है रेड का मतलब। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया रेड प्लस स्कीम 2008 में, सरकार ने मतलब यूनाइटेड नेशन इसके ऊपर प्रयास किया। तो गरीब देश क्या करने लगे, इसमें फंड, गरीब देशों को जो है वो फंडिंग होने लगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था 2007 का बाली एक्शन प्लान। ये ध्यान रखिएगा, बाली में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट पर, जिसमें एक रिजल्ट आया था जिसको अपन बोलते थे बाली एक्शन प्लान। तो बाली एक्शन प्लान में ये बात निकल कर आई, देशी भाषा में समझाओ, आप बहुत अमीर आदमी हैं, मैं बहुत गरीब आदमी, आप सबसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने घर के एसी कम करिए, लाइट मत जलाइए, टीवी मत देखिए, ठीक है, या अपने व्हीकल्स की जगह साइकिल से चलिए, जो आपके लिए संभव नहीं। आप सबने ये तय कर लिया कि हमारी जगह ये काम कौन करेगा, वीरेंद्र रघुवंशी करेगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा थोड़ा फंड मुझे दे दिया कि ठीक है भैया हम तो एसी चलाएंगे, एक काम करो तुम जो है वो पंखे से रहना सीखो, उतना फंड हम तुमको दे देंगे। तो यही हो रहा था कि अमीर देश गरीब देश को फंडिंग करने लगे, और फंडिंग करने लगे तो गरीब देशों में प्लांटेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। तो ये एक अच्छी मतलब स्कीम थी। हालांकि ये बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे जो है वो मिले। रेड प्लस योजना अपने उन मुकाबलों को कभी हासिल नहीं कर पाई जिसके लिए जो है वो बनाई गई थी। बट ये क्वेश्चन हेल्दी है, अच्छा है। बाली एक्शन प्लान 2007 पूछा जा सकता है, रेड प्लस स्कीम 2008 पूछी जा सकती है, रेड प्लस का फुल फॉर्म भी जो है वो पूछा जा सकता है। इनमें से कोई भी प्रश्न जो है वो आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, सतत विकास लक्ष्य के लिए बनाए गए SDG 17 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु से संबंधित लक्ष्य हैं। पहला है 12, 13, 15, दूसरा है 3, 4, 5, तीसरा है 8, 9, 11 और चौथा है 16, 17। ये प्रश्न मैंने क्यों रखा ये भी मैं बता दूं, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन रोककर एक स्लाइड दिखाता हूं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको जो है वो शामिल किया कि 12, 13 और 15 नंबर के गोल में, अभी तीनों बता भी देता हूं। पहले मैं एक स्क्रीन रोककर आपको एक फाइल दिखाता हूं, देखिए 1 मिनट के लिए। यहां मैंने आपके लिए एक स्क्रीन पर लिखा, ये देखिए अभी का ही है, ये PIB का। तो ये आपके लिए काफी जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। एक सेकेंड, नीचे चला गया, 1 मिनट बस। तो ये लिखा हुआ पर्यावरण वन, थोड़ा सा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
SDG 12, 13, 15 लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई उल्लेखनीय प्रगति। ठीक है, पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के लिए परिवेश पोर्टल, एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि परिवेश पोर्टल किसका है, इसका है, को मंजूरी प्रदान करने के समय अब घटाकर 70 कार्य दिवस हो गए। यानी ये पूरी स्टोरी है, ये स्लाइड आपको लगेगा तो मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न मैंने उठाया है ना। तो अभी समझ तो पड़ गया होगा कि कहां से उठाया है। तो अब ये बात तो समझ पड़ गई कि कहां से वो प्रश्न उठाया। इसीलिए हमारे लिए कौन कौन से हो सकते हैं, 12, 13 और 15। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो SDG है उस पे तो जो है वो प्रश्न आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि जो है वो नहीं आएगा, ये प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 गोल है ना, एक तो 2015 में आए और 2030 के लिए, और 17 के 17 गोल जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। और अभी पिछले मुझे लगता है कि 2 सालों से हर एक एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको जो है वो ये पूरे, एक तो पूरे ही गोल याद करिए ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे यहाँ जो मैं बता दे रहा हूँ एनवायरमेंट वाले, जैसे 12 नंबर का गोल है, ठीक है, या 13 नंबर का गोल है और 15 नंबर का गोल है, तो इसमें कम से कम 2 जरूर याद रखिएगा, 13 और 15 तो याद रखिएगा। 13 है क्लाइमेट एक्शन और ये आपके टॉपिक में है, इसीलिए आपको क्लाइमेट एक्शन, यानी ये आपका जो अभी यूनिट 4 है उसमें आएगा। तो ये सिंपल प्रश्न भी पूछ सकता है कि क्लाइमेट एक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा गोल है, तो ये 13 नंबर। दूसरा 15 नंबर का गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, यानी जो सरफेस है, धरातल है, उस पर जो जीवन होगा वो कैसा होगा। तो लाइफ ऑन लैंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है, यानी 15 नंबर का। ये 2 तो याद रखिएगा। बाकी 12 जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इन प्रोडक्शन। तो जब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन क्यों है, तो भाई हम अपना कंजम्पशन कम कर दें तो निश्चित रूप से पर्यावरण को जो है वो संतुलित रख सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको रखा। पर सीधे सीधे जहां एनवायरमेंट वर्ड दिख रहा है वो 13 और 15 में दिख रहा है। 12 में तो क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन आ रहा। तो मैं आपसे बस ये उम्मीद करता हूं, 3 तो मैंने बता दिए इस बारे के हिसाब से कि ये आएंगे, इनको बहुत अच्छे से करके चले जाइएगा यहाँ पर। बाकी जो है वो और भी याद रख सकते हैं, जैसे 7 नंबर का याद रखिएगा, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। शायद पूछ ले आपसे कि अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी वाला टॉपिक भी आपका है। तो आपका सिलेबस में तो सभी आ रहे हैं, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी भी आ रही है क्योंकि वो फिजिक्स वाले में आ रहा है, नवीनीकरणीय ऊर्जा। तो अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी उससे जो है जुड़ गया। इस तरह से एक प्रश्न आपको हेल्दी एग्जाम में मिल सकता है, मेरा व्यक्तिगत जो है वो मत है। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ग्लासगो में आयोजित COP 26 में भारत के द्वारा जिन लक्ष्यों को हासिल करने की बात रखी गई उनमें शामिल नहीं। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% तक अपनी नवीनीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा, ये बिल्कुल सही है। भारत अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन का अब से 2030 तक 1 अरब टन कम करेगा, ये भी सही है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45% कम करेगा, ये भी सही है। और भारत 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा, यानी नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करेगा, ये जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये तो सबको मालूम होगा, ये कब हम हासिल कर रहे हैं, 2070। प्रधानमंत्री जी जब ग्लासगो गए थे तो ग्लासगो में उन्होंने एक मंत्र दिया था जिसको हम आम भाषा में पंचामृत बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई हम क्लाइमेट जो एक्शन है उसके लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रयास में हम एकदम से जो है वो नेट जीरो का लक्ष्य, जैसे बहुत सारे देश हैं उन्होंने नेट जीरो जो एमिशन है उसको 2030 फिट किया। नेट जीरो का मतलब ये मत कभी समझिएगा कि कार्बन का एमिशन ही जीरो हो जाए, बेबुनियादी बात है। कार्बन का जो स्तर अभी है उस स्तर को मैनेज करना, ठीक है, उसको मैनेज करना ही नेट जीरो है, बढ़ने नहीं देंगे यहाँ पर अगर कहा जाए यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जी ने उसमें एक सिद्धांत दिया जिसको उन्होंने जो है वो पंचामृत बोला। तो पंचामृत में उन्होंने ये जो है वो अगर कहा जाए कि ये सब पॉइंट जो है वो बोले थे, जो ऊपर के 3 है और ये चौथा वाला था, बस उसमें ये बोला गया था पंचामृत के अंदर जो है वो कि भैया हम 2070 जो है वो 70 तक इसको जो है वो नेट जीरो पर लाएंगे। तो अब याद रहेगा, यानी पहला, ध्यान से समझिएगा, पंचामृत का पहला सिद्धांत क्या कहा गया था कि 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को
500 गीगा टन तक पहुंचाएंगे, ये पहला। ठीक है, कोई पूछेगा कि भाई जो नॉन फॉसिल जो कैपेसिटी थी उसको 2030 तक कितना पहुंचाएंगे, तो 500 गीगा टन तक पहुंचाएंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्तर पर एक बार वो पंचामृत के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, वो यूट्यूब के ऊपर उनका खुद का जो है स्टेटमेंट है, वो आप लोग अच्छे से एक बार यूट्यूब पे जाएं, प्रधानमंत्री जी पंचामृत ग्लासगो 26 टाइप करिए। ठीक है, उसको बार बार 2-3 बार जो है वो सुन लीजिए, तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आपका जो है वो हेल्दी जो है वो आएगा उससे। अब वो क्या आएगा वो देखने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। तो 1988 में जब संयुक्त वन प्रबंधन प्रक्रिया शुरू हुई, तो उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई हम संयुक्त वन प्रबंधन के लिए काम करेंगे, ट्राइब्स को जो है वो कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनके साथ मिलकर जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया आपका, उड़ीसा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको भी। अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला जो है वो है, आपको एक तरफ जातियां दी हैं और एक तरफ जो है वो आयुसीएन का वर्गीकरण दिया है। भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला जो है वो बंदर यानी लॉयन टेल मंकी, इसको क्या बोलेंगे, लॉयन टेल मंकी, और संगाई, ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। बिल्कुल सही है, ये सभी संकटग्रस्त प्रजातियां। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सुभेद जातियां हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए वेनरेबल जो है वो स्पीसीज हैं, ये भी जो है वो बिल्कुल के बिल्कुल सही है। एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये लुप्त हो चुकी है, अब नहीं है। ठीक है, यानी ये एशियाई चीते, अब हमारे यहाँ जो चीते थे अब तो दूसरी जगह से हम लाने की जो है वो बात कर रहे हैं चीते को, ये अब पूरी की पूरी प्रजातियां क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। तो ये प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है। और चौथा, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन दुर्लभ प्रजातियां, ये गलत हैं। ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये दुर्लभ नहीं है। ठीक है, ये स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, स्थानिक प्रजाति। अब आप कहोगे सर ये स्थानिक प्रजाति क्या चीज होती है, तो देखो ध्यान से, ब्रेडी जो बारहसिंगा है, सुना ही होगा आपने, काना किसली में मिलता है, भारत में और तो कहीं नहीं मिलता। जब हम कस्तूरी मृग की बात करते हैं, जिसको आप मस्क डियर बोलते हैं, तो या तो हम जम्मू कश्मीर जाते हैं, ठीक है, या अगर हम जो है वो अगर कहा जाए हिमाचल की कुछ जगह है वहां जाते हैं, वो वहीं मिलेगा। तो भारत में कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो किसी खास तरह की अगर कहा जाए इकोलॉजिकल सिस्टम में ही मिलेंगी, वो सब जगह नहीं मिलेंगी। उन प्रजातियों को हम स्थानिक प्रजाति बोलते हैं, दुर्लभ प्रजाति जो है वो नहीं बोलते हैं। याद रखिए उनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, स्थानिक प्रजातियां। तो ऐसे क्लासिफिकेशन होता है प्रजातियों का। अब ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए तो मैंने एक और सोच रखा आपके लिए कि ये नेशनल पार्क और एंडेंजर्ड स्पीसीज का एक और वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन फंसवाना है एग्जाम में पूरे, तो बाकी ईश्वर करे कि इसी में से कोई आपको जो है वो अच्छा क्वेश्चन हेल्दी फंस जाए यहाँ पर। तो ये एक हेल्दी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, पैटर्न आपको जो है वो समझ पड़ गए होंगे कि क्या जो है वो आएगा। चलिए अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के अनुसार भारत 2032 से कितने चरणों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करने का प्रयास करेगा, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण, यह आएगा क्योंकि किगाली एग्रीमेंट हमने अपना लिया है। देखिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारी अर्थ है ना, ध्यान से समझिएगा जो चीज बता रहा हूं। अभी हमने ये मान लिया कि ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के पास ये जो अगर कहा जाए स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर आपको मालूम है पृथ्वी की कौन सी लेयर है, दूसरी, इसको हम बोलते हैं समताप मंडल, है ना, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ये लगभग 20 से 50 किलोमीटर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में, इसके अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर 20 से 35 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहां पर पाई जाती है ओजोन स्फेयर यानी ओजोन मंडल, ओजोन O3। तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे इंसान ने विकास किया, उसने कई ऐसी चीजें इस्तेमाल करी जिससे ओजोन लगातार कम हुई, जिसमें CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंधित करने के लिए उसका उपयोग कूलेंट्स में ज्यादा होता है, एयर कंडीशनर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, जो आप परफ्यूम, डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हो उनमें। तो आज अगर आप ब्रांडेड कंपनी का परफ्यूम देखोगे उसके ऊपर लिखा रहता है CFC फ्री।
तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया कनाडा के मॉन्ट्रियल में, जिसका नाम रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1989 में लागू भी हो गया। ठीक है, बाद में धीरे धीरे समय निकला तो लगा कि केवल इस ओजोन डिप्लेशन के लिए, जो ओजोन का क्षरण हो रहा है, जिसको अपन डॉप्सन में निकालते हैं ओजोन का क्षरण, उसके लिए केवल अकेला अगर कहा जाए कि सीएफसी ही उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, उसके लिए एक और चीज उत्तरदायी है, वो है एचएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए अभी जो है वो रवांडा में, किगाली में, है ना, रवांडा के किगाली में एक किगाली जो है वो अगर कहा जाए कॉन्फ्रेंस, किगाली कॉन्फ्रेंस में सब देशों से कहा कि यार अपने अपने स्तर पर प्रयास करो। भारत को भी लगा कि प्रयास करना चाहिए, तो भारत ने भी कमिट कर दिया कि हाँ हम भी प्रयास करेंगे। पर अब विकासशील देश आज एकदम कमिट थोड़ी कर सकता कि मैं आज ही बंद कर दूंगा यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो उसको कम करेंगे। और कैसे कम करेंगे, एक एक स्टेज पे। तो दो प्रश्न हैं, किगाली प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोनों का संबंध जो है वो ओजोन से है, O3 से। पहले वाले में हमने बात करी थी सीएफसी की, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। दूसरे वाले में हमने बात करी एचएफसी की। ये तो यूपीएससी एमपीपीएससी सब में आएगा ये क्वेश्चन। अब हम कितने स्टेज में इसको कम करने की बात कर रहे हैं, 4 स्टेज में। मतलब हमने कह दिया कि हम भैया 4 स्टेज में जो है वो इसको एक एक करके जो है वो मतलब इसके ऊपर काम करेंगे, इसको कम करेंगे या खत्म करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपको हेल्दी जो है वो आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं। अगला है, वनों में लगने वाली आग के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है ना। जो तकनीक उपयोग की जा रही है अभी 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट से ही मैंने ये लिया है। मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग जो है वो स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ये यूज होता है, MODIS से पता लगाया जाता है यहाँ पर। दूसरा, कैनेडियन फॉरेस्ट फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तीसरा, SNPP-VIIRS, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। चौथा है टेरा। सभी चीजों में इस्तेमाल होता है, केवल और केवल इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, ध्यान रखिएगा ना। ये ओवरऑल एक सैटेलाइट है, ये तकनीक नहीं है, ये ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी नहीं है। ये अपने आप में क्या है, एक प्रकार का सैटेलाइट है। ध्यान रखिएगा, एक होती है टेक्नोलॉजी और एक होता है पूरा के पूरा सिस्टम। तो ये सिस्टम है, इसमें कंफ्यूजन यही होगा। जैसे ये डिवाइस है, ये सब क्या है, डिवाइस या टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ये जो है वो अगर कहा जाए कि एक सैटेलाइट है, तो कोई पूछ ले कि भैया ये मतलब सैटेलाइट जो है वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, या क्लाइमेट से संबंधित मतलब इनमें से कौन सा सैटेलाइट है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो टेरा सैटेलाइट है, ये नासा का बहुत बहुत ही ज्यादा जो है वो फेमस सैटेलाइट है। और इसको 1999 में नासा ने जो है वो लॉन्च किया था। और ये अर्थ की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था कि भाई पृथ्वी जो है उसका अध्ययन किया जाएगा, कैसे पृथ्वी के ऊपर चीजें हैं। और खासकर इसका जो मेन उद्देश्य था वो केवल और केवल जो है वो अर्थ के ऑब्जर्वेशन में क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडी करना, उसके लिए जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। तो तीनों ही प्रश्न अपने आप में हेल्दी हैं, ये 3 रट लीजिएगा। मुझे लगता है कि इनमें से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि इससे कोई क्वेश्चन जो है वो लिंक करके जो है वो पूछ लिया जाए। वो पूछने वाले के ऊपर है कि वो क्या पूछेगा, वो आप ये तो नहीं कहा जा सकता है कि, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे लगता है कि ये हेल्दी क्वेश्चन आपका हो सकता है या आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्यों पूछा गया, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम बहुत अच्छे जानते हैं कि सॉइल इरोजन के लिए या मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है, और सॉइल कंजर्वेशन की दिशा में एक बड़ा जो है वो घातक परिणाम जो है इससे मिलता है कि हो ही नहीं पाती सॉइल कंजर्वेशन। तो एक तरफ है स्थानांतरित कृषि, दूसरी तरफ है क्षेत्र कम, ठीक है, कमान, बिंगा और धाबी, उड़ीसा में इसको बोलते हैं, बिल्कुल सही, ये यही के नाम से जो है जाना जाता है। इसको बतरा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बतरा के नाम से जाना जाता है, BATRA, बतरा। दीपा, बस्तर छत्तीसगढ़ में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। कुमारी, उत्तर पूर्वी भारत में इसको कुमारी नहीं बोलते, ये ध्यान रखिएगा ना। कोई पूछेगा क्या उत्तर पूर्वी भारत में कुमारी बोलते हैं, नहीं, कुमारी इसका नाम है केरल में। ठीक है, कोई पूछेगा कि कुमारी कहाँ है, कुमार अंतर्द्वीप से याद रख लो, केरल। तो कुमारी जो है वो इसको जो है वो केरल में कहा जाता है। और भी कई नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, जैसे अगर कहा जाए कि जब दक्षिण भारत में आप जाते हैं तो कई राज्यों में इसको जारा कहा जाता है, कई राज्यों में इसको अर्का कहा जाता है, एरका। ठीक है, एरका, एरका।
तो एक जारा भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, एरका भी जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है। मैंने अभी आपको बताया था कि दहिया, बेवार, पोंडू, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में भी कहा जाता है इनको। ये नाम जो है पोंडू नाम तो जो है वो इसका आंध्र प्रदेश में भी है यहाँ पर। तो इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ज्यादातर जो नाम है ना वो आप याद कर लीजिए। प्लस एक काम और करिए, भारत के अलावा विश्व में भी कई जगह हैं जहां शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। उन देशों के भी दो चार जो इंपॉर्टेंट नाम है वो कम से कम आप जो है वो याद कर लीजिए, दो चार। ज्यादा हम नहीं कहते कि आप पूरी दुनिया के नाम याद कर ले। जैसे वियतनाम के मैं कुछ दो चार नाम बता देता हूँ आपको जो आपको याद करना है। जैसे वियतनाम में जरूर याद रखिए, रे बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई पूछेगा कि वियतनाम में जो है उसको क्या कहा जाता है, तो रे के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है, ठीक है। अभी ब्राजील में काफी जो है वो इसको लेकर विरोध भी है यहाँ पर। तो कोई पूछ ले कि भाई रोका किस देश में कहते हैं, तो ब्राजील के अंदर इसको रोका के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो याद रखिए। ग्वाटेमाला के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें मिल्पा कहते हैं, तो मिल्पा याद रख लो, रोका याद रख लो, ठीक है। आपके रे याद रखो, है ना। ऐसे नाम इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हैं कुछ देशों में प्रचलित। तो ये हेल्दी क्वेश्चन है, पूछा जो है वो जा सकता है। अब क्या आएगा देखने वाली बात है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एवं पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? फर्स्ट इज कैंपा योजना, दूसरा स्कूल नर्सरी योजना, तीसरा नगर वन योजना, चौथा परिवेश योजना। तो आंसर जो है वो है स्कूल नर्सरी योजना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एक, हाँ, स्कूल नर्सरी के अलावा जो है वो कैंपा याद रखिएगा। कैंपा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको किसी भी एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। कैंपा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, कैंपा। पहले तो ध्यान रखिएगा, कैंपा का मतलब होता है यहाँ पर कंपेशन, जो सॉरी जो पहले तो और सरल तरीके से समझिए। एक कैंपा में आ लगाना भूल गया मैं, कैंपा क्या, फिर से लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। कैंपा, तो कैंपा के लिए याद रखिएगा एक एक्ट बनाया गया था, कैंपा एक्ट। वो बना था एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी के लिए, ठीक है। यहां पर अगर कहा जाए तो जैसे यहां लिख देता हूं कैंपा का फुल फॉर्म, जिससे आपको याद रहे कि कैंपा क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट और एग्जाम में जो है वो क्यों आ सकता है। तो यहां लिख दे रहे हैं कंपेंशनरी, ठीक है, एफॉरेस्टेशन। मैं शॉर्ट शॉर्ट लिखता हूँ ना, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा। एफॉरेस्टेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, फंड मैनेजमेंट, एम से मैनेजमेंट, ये ए से हो गया, ये ए हो गया, एम से हो गया मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, पी से जो हो गया प्लानिंग, यहां लिख दिया ना प्लानिंग, और ए से जो हो गया वो क्या हो गया, अथॉरिटी। तो एक तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, चाहे हिंदी क्यों इंग्लिश क्यों, कि कैंपा। तो कैंपा में ये था कि भाई एफॉरेस्टेशन को हम बढ़ाएंगे कैसे, जो है वो उसके लिए प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर को कैंपा का, यानी जो स्टेट कैंपा बनता है उसको क्या बोला जाता है, स्टेट कैंपा। स्टेट कैंपा में सीएम, जैसे हमारे यहाँ श्री मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह जी चौहान है वो स्टेट कैंपा के चेयरमैन। तो स्टेट कैंपा का चेयरमैन बनाते हैं, फिर इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो मेंबर जो है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से, यानी जो फॉरेस्ट मिनिस्टर होंगे वो तो मेंबर रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होंगे। उसके अलावा अलग अलग तरीके से जो है वो सरकार इस पे काम करती है। तो कैंपा फंड, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने एक इसके पहले 2 लेक्चर पहले एक वीडियो बनाया था, फर्स्ट जो वीडियो है इसका, उसमें मैंने एक केस बताया था आपको, गोदावरन नाम का। तो गोदावर्मन केस जो था, गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो फॉरेस्ट्री पढ़ रहा है, जो वनों का अध्ययन कर रहा है, या जो एमपीपीएससी फॉरेस्ट का एग्जाम पढ़ना चाहता है, उसको मेरा बड़ा अनुरोध है कि टी.एन. गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस अच्छे से पढ़ लेना। वो केस इतनी सारी चीजें सिखाएगा आपको फॉरेस्ट्री की कि आप सोच नहीं सकते। उसमें जो है वो सरकार ने ऑर्डर कर दिया, सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप कैंपा फंड बनाओ। तो कैंपा फंड आ गया उस समय से, तो तब से जो है वो अगर कहा जाए कैंपा फंड जो है वो चर्चा में है 2002 से। तो मुझे लगता है कि शायद कैंपा फंड भी एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ तो अभी करंट अफेयर से जोड़ा मैंने स्कूल नर्सरी, लेकिन ये कैंपा फंड भी मैंने बता दिया कि क्या होगा कैसे होगा, और हेल्दी क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे जो है वो मिलेगा आपको। अगला है वन सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद क्रम से अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है।
प्रतिशत के अनुसार मिजोरम के बाद क्रमशः अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ये भी सही है। 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 50% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है, ये गलत है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 50% नहीं है, कितना है, 33%। देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है, यानी हमारे पास जो कार्बन स्टॉक है वो काय में है, मिलियन टन में। तो ये भी सही है। तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। ये गलत है। क्यों गलत है, अभी आप समझ ही गए कि जो टोटल 17 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां कुल वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% तो है ही, या उससे फिर जो है वो ज्यादा है। तो ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और कार्बन स्टॉक जो है वो 7,204 मिलियन टन है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। अगला है, भारत में सामान्यतः वनों में आग लगने का मौसम माना जाता है नवंबर जून, मार्च जून, जुलाई अक्टूबर, अप्रैल जून। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन क्यों पूछा, तो फॉरेस्ट फायर के ऊपर जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी पहले पेज में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि सामान्यतः जो है वो नवंबर से जून का जो समय है वो वनों में आग का समय है। और जब बच्चा एग्जाम हॉल में बैठता है और वो पढ़ के नहीं अगर गया होगा तो वो नवंबर को तो मारेगा नहीं, वो दिमाग लगाएगा मार्च से जून का। तो उसमें ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो नवंबर से जून का जो समय है, अगर आप सब अगर इच्छा रखते हैं तो मैं आपको ये फॉरेस्ट रिपोर्ट एक बार फॉरेस्ट सर्विस के हिसाब से जो है वो पढ़ा दूंगा। मतलब किसी दिन जब आप कहेंगे तो मैसेज करिएगा कि फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर आपको फॉरेस्ट सर्विस के हिसाब से पढ़ना है तो अपन उसको उस नजरिए से पढ़ेंगे। हालांकि मैंने उसका एक वीडियो बना चुका हूं पहले, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा फॉरेस्ट वाला जो आपका फोल्डर है उसमें ऐप के यूट्यूब के ऊपर। पर ये नवंबर से जून का जो है वो समय होता है, ये याद रखना है ना, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। अगला जो है वो, वनों में लगने वाली आग का पता लगाने के लिए निम्न में से किस सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता। एक्वा का यूज किया जाता है, टारा का यूज किया जाता है, जीसेट-3 और सोमी एनपीपी। तो आंसर है जीसेट-3। जीसेट-3 एडुसेट है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, एजुकेशन के लिए है ना, ये एजुकेशन सैटेलाइट, शिक्षा के लिए जो है वो छोड़ा गया था सैटेलाइट है जीसेट-3। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जीसेट। बाकी तीनों सैटेलाइट, ये तीनों जो सैटेलाइट हैं, तीनों सैटेलाइट जो है वो आप याद रखिएगा मॉनिटरिंग करते हैं फॉरेस्ट फायर की, और हम इन सैटेलाइट्स के आंकड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें से ये वाला जो है वो ये कनेडियन सैटेलाइट है पूरा के पूरा, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आ सकता है हेल्दी क्वेश्चन जिसको कहते हैं, पूछा जा सकता है। अगला है, वनों में होने वाली आगजनी की निगरानी के लिए मध्य प्रदेश में किस स्तर की अलर्ट व्यवस्था को अपनाया गया है। ब्लॉक लेवल, बीट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रेंज लेवल, है ना। तो देखिए अलर्ट का मतलब है कि भाई आग लगेगी तो कैसे अलर्ट करेंगे ना, ब्लॉक लेवल पे करेंगे, बीट लेवल पे करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, रेंज अलग अलग तरीके से होता है। तो हम तो चूंकि अब इतना भारत में सबसे ज्यादा एरिया वाइज तो हमारे पास वन है, तो हमको तो सबसे ज्यादा छोटे स्तर से ही काम करना पड़ेगा। तो हम किस लेवल से कर रहे हैं, बीट लेवल से, है ना। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट में बताया गया कि भाई कुछ ही राज्य ऐसे हैं भारत के जो बीट लेवल से काम कर रहे हैं, और ये अच्छा इनिशिएटिव है। उनको उनकी जो है वो तारीफ भी की गई उस रिपोर्ट के अंदर, और हमारी भी तारीफ की गई कि हम बीट लेवल से कर रहे हैं। यही रीजन है कि बड़ी आगजनी जो है वो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश में नहीं होती है बहुत ज्यादा, अगर कहा जाए मतलब जैसे कहते हैं ना, बड़ी आगजनी वाला क्षेत्र जो है वो यहाँ नहीं है फॉरेस्ट में। चलिए अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर से जून 2021 की स्थिति में भारतीय वनों में लगने वाली आग में मध्य प्रदेश जो है वो कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान। ठीक है, तो आंसर है द्वितीय स्थान, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब ये प्रश्न जो है वो आ सकता है। ये जो रिपोर्ट आई भारत सरकार की, इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में आगजनी होती है वो उड़ीसा में होती है ना। पहले सबसे ज्यादा उड़ीसा, जैसे अभी सिमलीपाल का बताया था ना 2021 का, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद फिर आता है अगर कहा जाए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जो बाद आता है वो आता है महाराष्ट्र। ये राज्य वो हैं क्रम तरीके से, ठीक है, यानी ये यहाँ पर घटते हुए क्रम में, यहाँ वनों में लगने वाली आग सबसे ज्यादा, सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे। मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मध्य प्रदेश में ईस्टर्न निमाड़ वाली जो बेल्ट है, यानी पूर्वी निमाड़ वाला जो बेल्ट है, उसमें सबसे ज्यादा आग का संकट है। फिर उसके बाद रायसेन, फिर रायसेन के बाद जो है वो छिंदवाड़ा।
यानी अगर हम जिलों के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश के इस पूरे क्षेत्र में आग की समस्या जो है वो सबसे ज्यादा है, और घटते हुए क्रम में, याद रखें ना, सबसे ज्यादा से सबसे कम की और जो है जब हम बात करेंगे उसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा मत समझना कि जो है वो बेसिक जो है वो बात यहाँ पर हो रही। तो इस तरह से ये भी प्रश्न जो है वो हेल्दी है और आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है अत्यंत अग्नि प्रवण यानी एक्सट्रीमली फायर पॉन एरिया में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र आता है? 0.43, 2.81, 6.10, 7.85। तो आंसर है मध्य प्रदेश में अत्यधिक अगर कहा जाए अग्नि जो है वो प्रवण क्षेत्र तो बहुत ही कम है, यानी आंसर क्या हो गया? 0.43। एक्चुअली भारत में जो है अग्नि जो लगती है वनों में, यानी वनों के अंदर जो आग है, यानी फॉरेस्ट फायर जिसको हम कहते हैं, तो फॉरेस्ट फायर में यहां लिख देता हूं मैं, फॉरेस्ट फायर को क्या करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? 5 तरह से क्लासिफाई करता है। पहला जो होता है उसको अपन बोलते हैं ईएफपी, ठीक है, ईएफपी यहाँ लिखा हुआ है ना, एक्सट्रीमली फायर प्रॉन एरिया यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सट्रीमली फायर जो है वो प्रॉन एरिया जो होता है वो बहुत ना के बराबर होता है। अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें, भारत के हिसाब से, तो केवल 2.181% जो है वो फॉरेस्ट कवर एरिया इसमें आता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है वेरी हाई फायर जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो दूसरे नंबर पे मैं लिख भी देता हूँ, वेरी हाई फायर प्रॉन यहाँ पर। इसकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, यानी जहां ज्यादा आगजनी होती, ये तो एक्सट्रीमली है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद थोड़ा सा है, तो ये लगभग 7.85% के आसपास ये वाला क्षेत्र, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जब वेरी है तो वेरी को हटा दो तो हाई आ जाएगा यहाँ पर अगर कहा जाए, तो तीसरे नंबर पे आ गया हाईली फायर प्रॉन, तो उसकी संख्या जो है वो और बढ़ जाएगी, लगभग 11.6% हो जाएगा। फिर वेरी से जो है वो हाई से कहाँ चले जाएंगे अपन? चौथे नंबर पे, 3 हो गया, चौथे नंबर पे चले जाएंगे मॉडरेट, ठीक है, यहाँ तो ये मॉडरेट हो गया। तो मॉडरेट वाला जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, 13.19% हो गया। और फिर जो है वो जहां ना के बराबर आगजनी होती, बहुत कम होता है, जिसको अपन बोलते हैं लेस फायर पॉन जो है वो अगर कहा यहाँ पर, वो एरिया सबसे कम होता है यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ये एरिया है लगभग 64%। तो इस तरह से हमें देखने को मिला भारत में 1, 2, 3, 4 और 5, यानी पहला हो गया एक्सट्रीमली, फिर हो गया वेरी हाई, फिर हो गया हाई, फिर हो गया मॉडरेट, फिर हो गया लेस। 5 हिस्सों में जो है वो है। इसमें अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो अत्यंत अगर कहा जाए अग्नि प्रवण वाला क्षेत्र है वो तो बहुत कम है, बहुत ही कम। बहुत कम का मतलब है लगभग 336, यहाँ अगर अपन इसको स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 336 जो है वो 0.52 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र आता है। और अगर कहा जाए वेरी हाई वाला देखें मध्य प्रदेश के अंदर, तो वेरी हाई वाले में लगभग 4,730 आ जाए, यानी 4,730.92 स्क्वायर किलोमीटर की जो बेल्ट है वो इसमें आती। फिर उसके बाद वाले तो जो है वो पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो आंसर दोनों नजरिए से है, ये याद रखिएगा। मैंने इसको पूरा समझा दिया क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक ही है फॉरेस्ट फायर, जंगलों की आग। तो जंगलों की आग के लिए आपको ये 5 कैटेगरी पता होना चाहिए, और मध्य प्रदेश में 2 जरूर पता होना चाहिए, एक्सट्रीमली और वेरी हाई। एक्सट्रीमली में 0.43, टोटल एरिया 336.52 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे पे अगर कहा जाए वेरी हाई वाला, तो वेरी हाई वाले में 4,730 जो है वो लगभग स्क्वायर किलोमीटर का बेल्ट है। और परसेंट वाइज बात करें तो 6.10। मैंने इसीलिए ये परसेंट भी डाले थे कि आपको दिखाने में सहूलियत हो जाए मुझे, ठीक है, इसी से मैंने इसको जो है वो लिंक करके याद रखा भी। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला जो है वो नेशनल पार्क में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है, बच्चों वाले प्रश्न नहीं पूछता आजकल कोई भी एग्जाम, अच्छे स्टैंडर्ड वाले एग्जाम्स में। तो जैसे आपको आ गया राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में कौन से जो है वो कथन जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक सुना होगा ना, चिंकारा कृष्ण में कभी मध्य प्रदेश में एक घटना घटी थी, वो 4 चिंकारा लेकर जा रहे थे मारकर, तो पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ हुई थी, तो 3 पुलिस वाले उसमें शहीद हो गए थे, है ना। तो वो जो है वो ब्लैक बक ही, चिंकारा, जो सलमान खान जिसमें फंसे हुए। तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये सही है। गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में जो है ये भी सही है।
ठीक है, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ये गलत है यहाँ पर। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस तो मालूम ही होगा, कस्तूरी मृग भी मिलता है हेमिस में, और स्नो लेपर्ड भी मिलता है कुछ कुछ जगह पर। तो ये जो है वो प्रश्न जो है वो आपको पूछा जा सकता है, यानी इस तरह के प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं। चलिए ठीक है, यानी ये वाला जो है वो गलत। अगले क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाते हैं। अगला एक और लिया मैंने, 2 ही क्वेश्चन उठाए इसके लिए। अगला है, राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न मैंने लिए क्यों। ये वो नेशनल पार्क हैं जो अभी चर्चा में हैं, या तो आगजनी के कारण या शिकार के कारण या किसी घटना के कारण, इसलिए ये वाले उठा लिए कि कहीं अगर करंट से भी लिंक करेगा तो पूछ सकता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अभी फॉरेस्ट फायर के कारण चर्चा में रहा, उड़ीसा बिल्कुल सही है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ये यही गलत हो गया, नागरहोल कर्नाटका में आता है। औरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये भी अपने सिंगल हॉर्न राइनोसोरस के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है। असम में कांजीरंगा और मानस तो सबने याद कर रखे, लेकिन औरांग को कम लोग याद रख पाते हैं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप, ये भी गड़बड़ हो जाता है, हमने कहा अंडमान में कहाँ जाएंगे, तो वहां है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, नागरहोल। और नागरहोल तमिलनाडु में नहीं है, नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि भाई नागरहोल कहाँ है, तो कर्नाटक में है ये, इसलिए जो है वो प्रश्न आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने 2019 में एक ही दिन में 220 मिलियन पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया? 220 मिलियन तो समझते हो, 1 मिलियन में होते 10 लाख। ठीक है, यहाँ पर तो आप सोच लो जो है वो पेड़ों को प्रिजर्व करना, उनको रिकॉर्ड करना, बनाना। आंसर यह है, इसमें सीधा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। तो 220 मिलियन जहां भी लिखा देखे सीधे आंसर मार देना उत्तर प्रदेश, कोई मेहनत करने की जरूरत इसमें नहीं है। बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन करंट का है तो पूछा जा सकता है। अगला है, भारत में पाए जाने वाले घास के मैदानों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इन्हें क्यों लिया ये समझ लीजिए। आपको एक क्वेश्चन है उसमें चराई वाला, है ना, और चराई प्रबंधन का, कि भाई जो चराई होती है, पशु चराए जाते हैं, उसके क्या नुकसान है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो चराई आपको मालूम है, ज्यादा अगर हम अति चराई करेंगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जंगलों में भी अति चराई की प्रॉब्लम्स हैं। उसके कारण क्या होता है कि मृदा का अपरदन बहुत होता है। तो चराई होती है ज्यादातर घास के मैदानों के आसपास, है ना, वहां अपरदन को रोकना जरूरी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत में जो है वो घास के मैदान कौन कौन से फेमस है। तो पहला जो है वो है बंग्याल, उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही है। खजजीर घास के मैदान जो है वो हिमाचल, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है यहाँ पर अगर कहा जाए। ठीक है, ये चंबा अम्बा के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर है। बन्नी घास के मैदान, ये तो सबको ही मालूम होगा कि बन्नी एक भैंस की जो प्रजाति, उसका नाम ही वो घास के मैदान से पड़ गया। बन्नी घास के मैदानों का भी बड़ा अनोखा स्टोरी है। बन्नी के घास के मैदान तो कभी थे ही नहीं गुजरात में। ये एक्चुअल इंडस वैली ने, सिंधु नदी ने जब अपना रास्ता बदला, ठीक है, पहले सिंधु यहीं से बहा करती थी, तो वहां पर एक अर्थक्वेक के कारण जब उसने अपना रास्ता बदल लिया, तो इससे पूरा क्षेत्र जो है वो एक, अगर कहा जाए, ग्रासलैंड में तब्दील हो गया। तो वो है बन्नी घास के मैदान। तो ये भी सही है। मर्ग जो है वो सिक्किम में नहीं है, ध्यान रखिएगा। मर्ग के घास के मैदान आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर से लगे हुए बेल्ट में। गुलमर्ग, सोनमर्ग का नाम सुना है? ये वो घास के मैदान वाली ही जगह है जहां लोग जाते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि मतलब फिल्म में तो देखे ही होगा ना आपने मर्ग। तो ये मर्ग वाला जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको आंसर जो है वो एग्जाम में आ सकता है या पूछा जा सकता है। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है, भारत के वनों के कुल कार्बन स्टॉक में सबसे अधिक योगदान, ठीक है, यानी टोटल। पहला है एबव ग्राउंड बायोमास का, दूसरा है बिलो ग्राउंड बायोमास का, तीसरा है सॉइल का, और चौथा है लिटर का। तो आंसर जो है वो है इसमें सॉइल, ये ध्यान रखिएगा। जो टोटल कार्बन स्टॉक है, देखो ऐसे समझ लो इसको फटाक से 1 मिनट के लिए, जैसे सपोज मान के चलिए हमने ये कोई इस तरह का क्षेत्र बनाया। अब इस क्षेत्र के ऊपर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं, जैसे ये अपन ग्रीन कलर से बना लेते हैं पेड़ों को, ये पेड़ हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ यहाँ जो अगर कहा जाए कार्बन स्टॉक है, ये है एबव। नीचे जो है वो है बिलो, और मिट्टी में जो है वो है सॉइल। तो मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन स्टॉक जो है वो कौन करता है, वो सॉइल ही करती है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई पूछेगा भाई सबसे ज्यादा
कार्बन जो स्टॉक हो रहा है या कार्बन जो है वो कैप्चरिंग हो रही है, वो कहाँ हो रही है? तो सॉइल में ही सबसे ज्यादा कार्बन कैप्चरिंग होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो नजरिए से पूछा जाता है, ठीक है। एक तो मतलब कार्बन कैप्चर के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा, मतलब ये प्रश्न आएगा क्योंकि कार्बन स्टॉक वर्ड नहीं पूछा गया है आपके सिलेबस में, लेकिन उनने एक घुमाने के लिए स्टूडेंट को एक वर्ड पूछ लिया कार्बन पूल। और कार्बन स्टॉक कोई ऐसा नहीं कि दोनों बिल्कुल अलग अलग है, कार्बन स्टॉक से ही कार्बन पूल आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए कि जो कार्बन स्टॉक की बात करते हैं, ध्यान समझिए, एक और अच्छा अनोखा फिगर लिख दे रहा हूं आपको, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत का कार्बन स्टॉक कितना था, अभी ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, 7,204 मिलियन टन, है ना, यहां लिख दूं मैं, मिलियन टन कार्बन स्टॉक। अब इस 7,402 मिलियन टन में अकेला मिट्टी के पास है 4,010 टन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4,010 जो है वो मिलियन टन तो अकेले मिट्टी के पास। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अबव यानी ऊपर, तो 2,319 मिलियन टन, 2,319 मिलियन टन जो है वो पूरा के पूरा जो है वो अबव ग्राउंड लेवल यानी ग्राउंड लेवल। फिर उसके बाद अगर कहा जाए तीसरे नंबर पे आता है ब्लो, तो ब्लो वाले में जो है वो फिगर है 718 मिलियन टन। और लीटर वाला जो फिगर है वो लीटर तो ना के बराबर है, 107 जो है वो मिलियन टन के आसपास होता है। और फिर होता है जो लकड़ी वगैरह जो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं डेड वुड, ठीक है, ये भी लिख दे रहा हूं मैं, डेड वुड। तो डेड वुड का जो परसेंट होता है वो लगभग होता है 47। इन सबको आप जोड़ लीजिएगा तो आपको ये समझ पड़ जाएगा। यानी ओवरऑल हमको क्या समझ पड़ा, नंबर 1 पर ये आ गया, नंबर 2 पर ये आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर ये दो तो हो गए, फिर नंबर 3 पर ये आ गया, नंबर 4 पर ये आ गया, और नंबर 5 पर ये डेडवुड वाला हिस्सा आ गया। अब जिन लोगों को कार्बन स्टॉक ना समझ पड़ता, वो बहुत समझ सरलता समझे। सभी पेड़ पौधे और मिट्टी के अंदर जो जीव हैं वो अपने अंदर कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, इसको ही हम आम भाषा में बोलते हैं कार्बन सिंक करना। तो उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो अगर कहा जाए कि कार्बन स्टॉक होता है जो कि कार्बन पूल के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसके फॉर्म में होगा, कार्बन पूल के फॉर्म में। तो ये कार्बन पूल जो होता है ये एक तो मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है। फिर मिट्टी के बाद जो पेड़ पौधे होते हैं, हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि वो हम कार्बन ले रहे हैं और ऑक्सीजन हमको दे रहे हैं, तो वो कार्बन का अच्छा खासा क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोरेज करते हैं। तो जब वो अच्छा खासा जो स्टोरेज करते हैं तो उससे उनका कार्बन स्टॉक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट में जो कार्बन पूल है वो हम निकाल रहे हैं अभी भारत में कैसे, मिलियन टन में, है ना। ये ध्यान रखना कि फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है वो पूल में होता है। ये अब एक प्रश्न अच्छा सा समझ लो सभी लोग, बढ़िया हेल्दी क्वेश्चन। कार्बन पूल कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के ये पूल है कार्बन स्टॉक के। जो कार्बन स्टॉक है उसी के पूल, जैसे कहा जाए एमपीपीएससी मेंस कितने, दोनों का साहब 6 पेपर, तो एमपीपीएससी का पूल क्या हो गया, 6 पेपर का हो गया। तो कार्बन स्टॉक का पूल कितने प्रकार का हो गया, 5 प्रकार का हो गया साहब, है ना। ये हो गया, पहला हो गया सॉइल, दूसरा हो गया एवो ग्राउंड बायोमास, तीसरा हो गया बिलो ग्राउंड बायोमास, चौथा हो गया लेटर, और पांचवा हो गया डेड जो है वगैरह कहा जाए आपके वुड। इस तरह से बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि यही एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो फंसना ही है, यही मतलब, क्योंकि वो अगर नहीं पढ़ा तो उलझेगा बच्चा, क्या अरे यार ये क्या पूछना चाह, पर सरल प्रश्न है, बेसिक सा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है, भारत में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक एवं कार्बन पूल किस तरह के वनों में होगा, है ना। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस और ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस। तो आंसर है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, इन्हीं में, ठीक है। वेट तो समझते हो गए आर्द्र, एवरग्रीन का समझते हो गए सदाबहार, और सबसे ज्यादा डेंस होंगे सदाबहार वाले जो है वो यहाँ पर अगर कहा जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई भारत में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं उनके पास जो है वो अगर कहा जाए कि कार्बन पूल जो है या कार्बन स्टॉक की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा है। हेल्दी अच्छा जो है वो क्वेश्चन है, ये याद रख लेना। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, कभी कोई पूछ ले कि मतलब कितना किसके पास जो है वो पूल है, तो यहाँ पर अगर कहा जाए या जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, और मध्य प्रदेश का भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश का कार्बन पूल जो है वो मिलियन टन में तो नहीं आएगा, 1,000 टन में आएगा ना। तो मध्य प्रदेश के अंदर आप क्या करोगे, जब भी आए तो उसका फिगर जो है वो याद रखिएगा, ये
1000 टन, है ना, 6,09,250,000 टन। ठीक है, ये इसमें हमारा जो है वो टोटल जो है वो कार्बन पूल है। ये अगर कोई पूछ ले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आएगा टोटल। अगर आ जाता है ये टन में, है ना, मिलियन में नहीं है, ये काय में है। यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ पर जैसे इसको ऐसे पढ़ा जाता है टन में। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में कार्बन पूल ही है, और मध्य प्रदेश का मैंने आपको बता ही दिया कि कितना है। अगले पर आते हैं, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? अभी चूंकि आपका सिलेबस में है ना प्रश्न, मतलब आपका जो सिलेबस में जो है वो आया वाटरशेड मैनेजमेंट है, लास्ट में एक टॉपिक इसलिए लिया। तो एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर जो है वो अगर कहा जाए मैनेजमेंट प्रोग्राम, 2009-10 में शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? देखिए, इससे पहले भारत में वाटरशेड के लिए या जल प्रबंधन के लिए बहुत सारी स्कीम चला रही थी भारत सरकार। अब सब भारत सरकार को लगा यार सब स्कीमें अलग अलग चलाने से अच्छा सबको मर्ज कर दो ना, काहे अलग अलग चला रहे हैं, सबको अगर कहा जाए मर्ज कर दो। तो उन्होंने मर्ज करके एक स्कीम बना दी, इंटीग्रेटेड जो है वो अगर कहा जाए जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम 2009-10 में। अब तो ये स्कीम भी खत्म हो गई है, मैं आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में चली गई। और ये वाली जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा बन गई है। ये नहीं तो तुम वहां पे यही मारे आओ, ठीक है, ये याद रखना। तो ये तो एक अपने को पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता जो है वो मैंने लिया, वो भी दिखा देता हूं आपको। ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए 1989-90 इस साल शुरू हुई, बिल्कुल सही। मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है, DDP योजना 1977-78 में शुरू हुई, ये भी सही है। सूखा संभावित क्षेत्र जो है वो कार्यक्रम DPAP 1973-74 में शुरू हुई, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2018-19 में शुरू नहीं हुई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हम बहुत अच्छे से जो है जानते हैं कि ये 2015 के बजट में पहली बार आ गई थी। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री जो है वो कृषि सिंचाई योजना जो है वो गलत है। हालांकि अभी सब जो है वो योजनाएं, मैंने क्या कहा कि इंटीग्रेटेड जो है वो वाटर मैनेजमेंट जो प्लान है उसमें चली गई। तो इतनी आपको जो है वो याद रखना, इनमें से कोई भी जो है वो प्रश्न मुझे लगता है कि शायद आपको पूछ लिया जाए। प्लस कोशिश करिएगा कि जो भी योजनाएं हैं इनको इंग्लिश में इनके नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में याद रखोगे, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, तो इसको बोलते थे ड्रॉट प्रोन एरिया जो है वो प्रोग्राम। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया DPAP, इसको जो है वो लोग कहने लगे यहाँ पर। या अगर कहा जाए कि मरु, ठीक है, यहाँ पर तो ड्रॉट प्रोन जो है प्रोग्राम, मरु जो है वो अगर कहा जाए विकास कार्यक्रम आ गया। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है वो मुझे लगता है कि आपको पूछे जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड वाटर जो है वो मतलब शायद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह भी पूछा जा सकता है, और दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से देखिए भाई, पूरी कोशिश करी मैंने अपनी कि जितने क्वेश्चंस अभी MCQ में कराए उनको लिंक कर दूं। और अभी चूंकि आपके पेपर में तो काफी समय है, तो तब तक तो मैं इनके पार्ट 2 भी बना के ऑलमोस्ट ये कोशिश करूंगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर ही ना आने दो, इसी में से क्वेश्चन पूरे कवर कर ले अपन। इस तरह की प्लानिंग अपनी है। कल भी एक वीडियो डालेंगे, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। ये मैं आपसे बस अनुरोध ही कर सकता हूँ, अगर कोई आपके दोस्त हो तो ये वीडियो ना शेयर करें। करंट अफेयर्स का भी एक वीडियो मैंने बनाया, आप एक बार देखिए जरूर, एक अच्छा आपको हेल्दी कंटेंट उसमें मिलेगा ना। 1 लाइन फैक्ट वाले क्वेश्चन और वीडियो बनाना कठिन सा लगता है, बना नहीं पाता उतना मैं ज्यादा। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम को पकड़ने में थोड़ी कठिनाई रहेगी। ठीक है, और कमेंट जरूर करिए, बताइए कि क्या अच्छा लगता है और क्या उम्मीद करते हैं। जैसे कल आप में से ये उन्हीं बच्चों को समर्पित है जिन्होंने कहा था कि 1 2 3 4 यूनिट में दिक्कत आ रही है, तो ये आज 4 यूनिट हो गई। ठीक है, कल होगा तो 1 यूनिट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 तो कंप्लीट हो गई। फिर इनके पार्ट 2 बना देंगे, तो 1 2 3 4 एक बार और रिवाइज हो गई, तो अपना टेंशन खत्म हो गया एग्जाम से पहले। और सबसे जाते जाते एक अनुरोध करूंगा, वो याद रखिएगा सभी लोग, कि ये जो वीडियो आप देखें इसका डिस्क्रिप्टिव जो मैं पढ़ाता हूं उसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत सारी हेल्प होगी एग्जाम के अंदर उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका। ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले, आप उन्नति करें, बस यही मेरी इच्छा है आप सभी के लिए, और अच्छे पदों तक पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से।